Hello everyone, this is Dipesh Punurani with you and welcome you in this class. So दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, इट इज टोटली रिलेटेड टू, जैसा कि आप सबको पता है कि स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में कैसे 100 आउट ऑफ 100 अचीव किए जा सकते हैं। क्या सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स जो कि 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस भी बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पेपर पैटर्न तो बोर्ड वाइज डिफरेंट है। सेंट्रल बोर्ड का डिफरेंट है, स्टेट बोर्ड्स का डिफरेंट है, पेपर पैटर्न इज डिफरेंट, बट स्टिल क्या 100 में से 100 अचीव किए जा सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि जो जो चैप्टर हमारे कोर्स में उसके बेसिस पे हम कैसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करेंगे इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो अभी भी हमारे पास 5 to 6 मंथ है प्रिपरेशन की, मतलब कि दिसंबर से जनवरी तक अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, ये जो 6 महीने होने वाले हैं, 6 मंथ जो है ये आपके लिए बेस्ट 6 मंथ है। इसमें हमें सबसे ज्यादा इन 6 मंथ को कैसे यूज करना है, कैसे अपने बिजनेस स्टडी के सिलेबस को प्लान करना है, वो सब कुछ सीखने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो अगर हम एनसीईआरटी पैटर्न से बात करें तो 11 चैप्टर्स हमारे पास हैं। अगर हम सेंट्रल बोर्ड के पैटर्न से बात करें तो 12 चैप्टर्स हमारे पास हैं। तो एक बार मैं आपको 12 चैप्टर्स का जो सिलेबस है वो शो करूंगा, कैसे कैसे जो क्वेश्चंस हैं वहां से बन सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बच्चों एक बार जल्दी से सिलेबस को जरूर देखें। वी ऑल हैव 12 चैप्टर्स जो कि एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करें, उनके 11 चैप्टर्स ही हैं। तो सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब यहां पे ये क्या पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों की केस स्टडीज आ रही है, कुछ बच्चों की केस स्टडीज नहीं आ रही है, कुछ बच्चों के लिए एमसीक्यूज रहेंगे एग्जाम में, किसके 20 रहेंगे, किसी के 15 रहेंगे, कुछ बच्चों के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो एक साथ में आपको बता देता हूं कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले, ये पूरा चैप्टर है हमारे पास। अगर मैं यहां पे बात करूं पूरे चैप्टर की, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बनेगा सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। कहां से बनेगा सर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट से कितने का क्वेश्चन बनने वाला है, तो जल्दी से यहां पर आप टिक करके लिख लें अपने साथ साथ। 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। कितना? 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन बड़ा नहीं बनने वाला है, नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक है। तो यहां से आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना? सिर्फ 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जल्दी से जिन बच्चों के साथ में सिलेबस है और उनको पता है कि हमारी तैयारी आधी हो चुकी है या आधी करनी है, whatever it is to be, the most important thing कि तैयारी करनी कैसे है, सिलेबस सबके पास है, बुक सबके पास है, बट पढ़ाई कैसे करनी है, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है। अगर मैं बोलूं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे ज्यादा टाइम दो तो हम दे सकते हैं, बिकॉज वहां पे 4 to 6 मार्क हमें गेन होने वाले। अगर मैं बोलूं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे 4-5 घंटे 10 घंटे दो, तो वहां पे नहीं देने बेटा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ मार्क्स कितने मिलने वाले? 1 से 2 मार्क्स ही मिलने वाले। अंडरस्टूड? अगर हम बात करें और मैनेजमेंट के फंक्शन का सेपरेट चैप्टर है, फिर भी कभी कभी यहां पर बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए अगर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो 1 से 3 मार्क का क्वेश्चन इसका पूछ सकता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का वो आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सर 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन आप मान के चलो, 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है ना कि सारे टॉपिक एग्जाम में दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे, बट मोस्ट इंपोर्टेंट अगर टॉपिक की बात करूं तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट और यहां पर कोऑर्डिनेशन रहता है। उसके अलावा एक पॉइंट और रहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं 1 से 3 मार्क, 1 to 3 मार्क के रेशियो के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस देना है, यहां पे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन पूछ सकता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 1 से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो अगेन यहां पे 2 लोगों का ध्यान रखना है। 2 लोग कौन है सर? एक तो हेनरी फ्योल है हमारे साथ, एक हेनरी फ्योल सर के 14 प्रिंसिपल्स हैं। उसके लिए हमारे पास वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल, उसकी पूरी ट्रिक मैंने बता रखी है, 14 प्रिंसिपल्स पूरे एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास FW टेलर सर हैं, तो FW टेलर सर के भी टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उनको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये भी अगेन इजी चैप्टर है, बट अगेन यहां से भी
मार्क्स जो है आपके गेन करने हैं। 4 to 6 मार्क का ये चैप्टर रहेगा हमारे पास। 4 to 6 मार्क के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। 4 to 6 मार्क का यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। बट पिछले 2 सालों से, पिछले अगर हम सारे बोर्ड्स की बात करें, स्टेट बोर्ड्स की बात करें, सेंट्रल बोर्ड की बात करें, तो सभी पेपर्स को अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो पिछले 2 सालों से हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। तो इस बार चांसेस किसके ज्यादा है सर? इस बार सर हमारे पास FW टेलर सर के प्रिंसिपल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे किस पे फोकस करना है सर? डायमेंशन जो है सर यहां से क्वेश्चन बनेगा, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनेगा। एलपीजी की जो पॉलिसी है वो सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ने हटा दी है, ठीक है, बट बाकी बोर्ड्स के लिए सेम एज सच वो पॉलिसी रहने वाली है, ठीक है। तो इसलिए उस पे फोकस करें कि ऐसा नहीं है कि जो चीज कोर्स में नहीं है वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल बोर्ड के बच्चे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, बट उसके अलावा जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो सारे कंटेंट पे पूरा का पूरा फोकस रहेगा उनका। ओके बच्चों, तो यहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इस पे 3 चीजें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए रहेगा। स्टेट बोर्ड के बच्चे यहां पर आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा। ओके, तो यहां पर देखो स्ट्रेटजी हमें इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि हमें चैप्टर वाइज नंबर पता होने चाहिए कि हर एक चैप्टर जो है, अगर सपोज दैट कोई चैप्टर 2 मार्क्स का है और पता चल रहा है उसको हम 1 महीने से खींच रहे हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो एक चैप्टर की मार्किंग कितनी है, वेटेज कितना है वीकेंड से, और वेटेज के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है उसकी, ठीक है। अगर यहां पे मुझे पता चल रहा है कि 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, वेदर इट्स स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, अब तो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा क्योंकि डायरेक्ट 6 मार्क देकर जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, FW टेलर के 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक्स की बात की गई है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो डायमेंशन से क्वेश्चन बनता है। जब मैंने बता दिया कि डायमेंशन से क्वेश्चन बनता है तो फिर कहीं और ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही डायमेंशन का है। अगर हम सेंट्रल बोर्ड की बात करें तो एलपीजी कोर्स में नहीं है, बाकी के लिए एलपीजी कोर्स में, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रख सकता है जिन जिन के ये कोर्स में रहता है। ओके, क्लियर। थोड़ी सी और बात करेंगे यहां पर प्लानिंग की, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो यहां पे एक चीज याद रखना, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उसमें प्रोसेस की बात की गई है, किसकी बात की गई है? प्रोसेस की, तो प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही। वो प्रोसेस प्लानिंग का हो तो भी आपको लर्न करना है, वो प्रोसेस यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का हो तो भी आपको लर्न करना है, वो प्रोसेस यहां पर डायरेक्टिंग का हो, स्टाफिंग का हो तो वो भी आपको लर्न करना है, कंट्रोलिंग का हो तो वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है। तो दोस्तों प्रोसेस जो है वो यहाँ पे 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेगा, और वो प्रोसेस प्लानिंग का पूछ सकता है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है POSDC, इनमें से किसी का भी प्रोसेस पूछ सकता है। तो इसलिए प्रोसेस सभी के लर्न करके जाने, ये 5 प्रोसेस तो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लान रहता है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से आप ध्यान रखें 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। कितना? 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर मैं 1 से लेकर 3 चैप्टर की बात करूं अभी अगर हमने 1 से 3 चैप्टर की बात करें तो टोटल 1 to 3 चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के। टोटल 1 to 3 चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 16 मार्क्स के। अब चलते हैं 4 और 5 पे कि 4 और 5 कितने आएंगे। मैंने जैसे आपको बता दिया कि यहां से 4 मार्क का क्वेश्चन प्लानिंग में पूछ सकता है। अगर प्रोसेस आया, अगर एग्जाम में प्रोसेस पूछता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसेस इस बार पूछने के चांसेस कम है, ठीक है। प्रोसेस पूछने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि पिछली बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है, ठीक है। तो इस बार अगर क्वेश्चन आ भी गया प्रोसेस का तो भी वो 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि एक करीब 10 नंबर का यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां तो ये क्वेश्चन प्लान से पूछेगा, टाइप ऑफ प्लान से, या फिर ये पूछेगा प्रोसेस से। इसके अलावा इसके पास कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है इस चैप्टर में, इसके अलावा क्वेश्चन बचता नहीं है। दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो टाइप ऑफ प्लान या प्रोसेस। प्रोसेस आ चुका है तो इस बार ज्यादातर चांसेस टाइप ऑफ प्लान की रहती है। तो मीनिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लेंथी चैप्टर है। पिछली बार इसमें से काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, या बोलूं मैं अगर 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आने चाहिए तो सिर्फ 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो इस बार चांसेस ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा इसमें क्या चांसेस है? प्रोसेस तो मैंने बताया ही, उसके अलावा है
स्ट्रक्चर में भी कौन से, फंक्शनल और डिविजनल की बात कर रहे हैं। सेकंड चीज आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल, फिर डेलीगेशन और देन डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे क्वेश्चन कहां से बनेगा, अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो स्ट्रक्चर से बनेगा, 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो कहां से बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें, एक और बड़ा क्वेश्चन यहां से बन सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, बट चांसेस कम है, बट फिर भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा मैं हमेशा कहता हूं कि 100% कोर्स हमेशा कंप्लीट करके जाएंगे। देन डेलीगेशन की बात करें और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, ये दोनों क्वेश्चन से डिफरेंस जरूर पूछने की चांसेस है। ये क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे डिफरेंस जरूर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखो, आपके पास टॉपिक तो सभी के पास है, बट टॉपिक की प्रिपरेशन किसके बिहाफ पे करनी है। अब किसी ने डेलीगेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बट उसके बेसिस ऑफ डिफरेंस याद नहीं किए और एग्जाम में डिफरेंस आ गया, तो वहां पर बच्चा क्या करेगा, जो लर्न किया ना वो पैराग्राफ वाइज आंसर लिख कर आएगा, और जब पैराग्राफ वाइज आंसर लिखते हो तो डिफरेंस के अंदर मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो बेसिस जरूर लिखें, डिफरेंस कर रहे हैं तो हम बेसिस को जरूर लिखें। आंसर कैसे लिखना होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। जब तक आपको मैं बता देता हूं चैप्टर नंबर 6, उससे पहले 4th और 5th जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 और 5, ये दोनों चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 10 मार्क्स के चैप्टर है। कितने सर, टोटल 10 मार्क्स आपको यहां पे इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखने मिलेंगे। ओके, उसके आगे बात करें स्टाफिंग की और डायरेक्शन की या डायरेक्टिंग की बात करें तो स्टाफिंग अगेन द प्रोसेस, मैंने यहां पे बोला कि प्रोसेस तो कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। उसके अलावा प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या बचता है, RST, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इस बार यहां पे भी प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस अगेन यहां पर आने के चांसेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिक्रूटमेंट के सोर्स जो हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। रिक्रूटमेंट के 2 टाइप के सोर्स हैं, आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा अपनी बुक्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें तो यहां से क्वेश्चन बच्चों आने के चांसेस बनते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। सिलेक्शन का प्रोसेस भी आपको लर्न करना है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज भी आपको लर्न करना है। यहां से क्वेश्चन बेटा ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स आएगा सर, 6 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, अदरवाइज तो 4 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां इसकी तैयारी अच्छे से करनी है, जिसमें मास्लो सर की थ्योरी पढ़नी है। किसकी सर, मास्लो सर की थ्योरी पढ़नी है। लीडरशिप में इसकी स्टाइल पढ़नी है, लीडरशिप की जो स्टाइल है, 3 स्टाइल आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहां पर क्वालिटी पढ़नी है। क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे लीडर की, वो भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन के अंदर आपको बैरियर्स पढ़ के जाना है और प्रोसेस पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन में आपको बैरियर्स एंड प्रोसेस अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास जो सिलेबस है उसको मैं एक एक सिंगल चीज बता रहा हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्लियर। प्रोसेस अगेन मैं कह रहा हूं कि 100% 1 से 2 प्रोसेस एग्जामिनर पूछता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में यहां पर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, और प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। बस ये 2 पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स के अंदर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाली टेक्निक को जरूर पढ़ें। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाली टेक्निक को 100% पढ़ के जाना है। सीपीसी की जो टेक्निक है वो एग्जाम में बार बार पूछने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो अगेन कंट्रोलिंग चैप्टर में रिलेशनशिप पे ध्यान रखना है और प्रोसेस पे ध्यान रखना है। टेक्निक में सीपीसी, तो जो चैप्टर थे हमारे पास 6 से 8 तक के, तो ये लमसम ये भी 16 मार्क्स के चैप्टर हैं। ये भी कितने हैं सर, 16 to 18 मार्क्स के चैप्टर हैं। अंडरस्टूड। तो टोटली अगर हम बात करें तो जो 1 to 8 चैप्टर है वो 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। 1 to 8 के चैप्टर हैं, 1 to 8 जो चैप्टर्स वो 50 नंबर आपको देके जा सकते हैं। 40 to 50 मार्क्स का ये पेपर सेट बन सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बोर्ड। मैंने कंक्लूजन बता दिया है आपको। अब हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस, जो कि सेंट्रल बोर्ड में नहीं हटाए। सेंट्रल बोर्ड में है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर। ये कौन से नाम का चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सर यहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग। यहां से एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यहां से आएगा आपका। क्लियर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर है, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहती है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बोलूं तो 6 मार्क का क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करोगे। ओके, एग्जामिनर आपको बोलेगा कि मैं आपको अच्छा क्वेश्चन ही देने वाला हूं यहाँ पे। ओके बच्चों, क्लियर।
अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो यहां से भी अगेन यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करने के चांसेस कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो यहां पे आने के चांसेस है, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 100% बच्चे कि आप इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। उसके साथ साथ कुछ थ्योरी रहती है, थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, देखो थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है इसमें, एक तो मार्केट, इसमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ये आपको लर्न होने चाहिए। मनी मार्केट में टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के जाएं। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट है और उसके साथ सेकेंडरी मार्केट है, तो ये 2 मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सेबी का जो रोल है और फंक्शन है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं। यहां से क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछेगा रोल और फंक्शन से। प्राइमरी, सेकेंडरी और मनी मार्केट से क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछ सकता है, 4 to 6 मार्क्स पूछ सकता है। अंडरस्टूड? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले। इवन जो भी 6 मंथ की प्रिपरेशन हमारी बाकी है, तो उसको अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मार्केटिंग की बात करें, अगेन लेंथी चैप्टर वीकेंड से, काफी लेंथी चैप्टर है। और जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें चीज ध्यान रखनी है, एक तो मिक्स याद रखना है, मार्केटिंग मिक्स को ध्यान रखना है, जिसमें प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और यहां पर हमारे पास पर्सनल सेलिंग और प्राइस, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कि मार्केटिंग चैप्टर से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। कितने? 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे। और आपको किस पे फोकस रखना है? मार्केटिंग मिक्स पे फोकस रखना है। और भी जो पॉइंट्स है वो रीड करने हैं, बट जब हम इसको पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स को पढ़ रहे हैं, तो पूरा फोकस इसी पे करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखकर अच्छे से इसके कंटेंट, इसके नेचर, इसके लेबलिंग्स, मतलब सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग मिक्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से? इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, एक 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन यहां से ये चैप्टर आपको देके जाएगा। एंड लास्ट चैप्टर बट नॉट इन द लीस्ट, यहां पर लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहां पे आपको याद रखना है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लर्न रखनी है। और उसके साथ साथ जो 2019 के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। जो लिमिट्स है किसकी सर? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिमिट अलग है, ठीक है, स्टेट की लिमिट अलग है और नेशन की लिमिट अलग है बच्चों। तो ये लिमिट्स आपको अच्छे से लर्न करके रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम ही है, तो एस 1986 में भी सेम थी, 2019 में भी सेम है, बस उसको आपको पढ़ना है, बुक में गिवन है। ओके बच्चों, तो इस चीज का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो टोटल 12 चैप्टर्स हो गए। मैंने बता दिया कि हर एक चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारी चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। जो नेक्स्ट 6 मंथ होने वाले हैं, अगर इसी सिनेरियो के अंदर, इसी स्ट्रैटेजी को लेकर के भी, एक फर्स्ट चैप्टर है जो फर्स्ट से लेकर 12 तक के चैप्टर्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, उनको अलग से पढ़कर अगर प्रिपरेशन की तो एक अलग लेवल की प्रिपरेशन होने वाली है। बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना इज नॉट अ टफ टास्क इन अ बिजनेस स्टडी। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। जब हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, हम स्टेट बोर्ड की बात करें या सेंट्रल बोर्ड की बात करें, दोनों तरीके से बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी के बेसिस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सेंट्रल बोर्ड का बच्चा है तो उसको आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपकी केस स्टडी नहीं आएगी, तो केस स्टडी यहां पर आएगी, केस स्टडी रहेगी। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैच द फॉलोइंग के एमसीक्यू आएंगे, मैच द फॉलोइंग के यहां पे एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20% ही चांसेस है डायरेक्ट क्वेश्चन के, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। कौन से? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चांसेस रह सकती है। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो एमसीक्यू तो वहां पे भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग वहां पे भी आएंगे, स्टेट में। ये जो केस स्टडी है, ये किसके लिए सर? सेंट्रल बोर्ड के बच्चे के लिए। अब केस स्टडी की बात करते हैं कि केस स्टडी का आंसर कैसे देना है। केस स्टडी में आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, वो पैराग्राफ को रीड करना है। सबसे पहले रीड करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो कहां से है ना, वो पैराग्राफ जो है कौन से टॉपिक का है। तो टॉपिक के बारे में सोचना ही नहीं बेटा, उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको सोचना है उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, जैसे आपने एक पैराग्राफ को रीड किया और यहां पर आपने रीड करने के बाद क्या सोचना है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल है,
पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल है। तो चैप्टर के बारे में सोचेंगे, जैसे ही मुझे पता चल गया कि प्लानिंग है, जैसे मुझे पता चल गया ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, यहां पर डायरेक्टिंग है या कंट्रोलिंग है, जो भी चैप्टर मुझे पता चल गया कि हाँ यहां तो यही चैप्टर है। अब जैसे ही चैप्टर हो गया तो चैप्टर के टॉपिक तो आपको पहले से माइंड में होंगे, तो उस चैप्टर को देखना है कि उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक यहां पे ज्यादा रिलेटेबल है। और जैसे ही हमने टॉपिक फाइंड कर लिया, यहां से अगर हमने चैप्टर का टॉपिक फाइंड कर लिया और बस फिर तो क्या करना है, फिर तो आपको आंसर मिल जाएगा और फिर आप अपनी केस स्टडी का आंसर लिख सकते हो। उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, बस फिर क्या करना होता है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। जब भी केस स्टडी अटेंड कर रहे हो दोस्तों, है ना, जब भी केस स्टडी अटेंड कर रहे हो तो एक चीज का जरूर ध्यान दें कि आपको जो क्वेश्चन की लाइंस होती है उसको भी वापस नरेट करके उसको भी वापस बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है एग्जाम, है ना, अपनी आंसर शीट के अंदर, तो उसको भी लिखना उतना ही जरूरी है। और आप अपने आंसर को कंक्लूजन जरूर लिखें। जब भी केस स्टडी आप अटेंड करोगे तो कंक्लूजन जरूर होना चाहिए आपके आंसर के अंदर। आपने पूरा आंसर राइट लिखा है बट एट द एंड आपको उस केस स्टडी का कंक्लूजन देना होता है कि आपका आंसर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो कंक्लूजन एट द एंड जरूर लिखना है जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात हो गई, केस स्टडीज तो आने वाली है, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, कहीं पे 15, कहीं पे 20, कहीं पे 10 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछने वाले। अंडरस्टूड है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पैटर्न क्लियर है, क्वेश्चन पैटर्न क्लियर है बच्चों, यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? अब जो ये 6 मंथ है बेटा, इस 6 मंथ में अपने टाइम को अच्छे से मैनेज भी करना है। यहां पर अगेन द टाइम मैनेजमेंट इज द की, तो आपको टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो आप अपने टाइम को मैनेज करो। जो बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्या करेंगे, चैप्टर के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टोटल हमारे पास 1 to 12 चैप्टर्स हैं, 1 to 12 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं। तो वहां पर आपको एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी है। 1 महीना आप एमसीक्यू को दोगे, 1 महीने तक सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ रहे हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है रीडिंग पे ध्यान, रट्टा मार नहीं करना है। एनसीईआरटी की रीडिंग जितना हो सके करें, एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें क्योंकि आंसर यहां से निकल के आएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। उसके अलावा ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो 2 मंथ्स हैं सर, 2 मंथ्स हैं, क्योंकि अगर मैं सेंट्रल बोर्ड के बच्चों की बात करूं, मैं सीबीएसई के बच्चों की बात करूं, तो यहां पे किस पे फोकस रखना है सर, केस स्टडी पे फोकस रखना है। किस पे फोकस रखना है, केस स्टडी पे फोकस करना है। 10 दिन निकालने हैं, 10 दिन निकालने हैं और 10 दिन में जितने भी प्रोसेस हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करो, क्योंकि प्रोसेस 100% 1 से 2 प्रोसेस एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1 से 2 प्रोसेस एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर 1 महीना एमसीक्यू पे देना है, ठीक है, रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, उसके साथ 10 दिन से प्रोसेस की बातें करनी है, प्रोसेस सारे लर्न करने बुक में जितने भी हैं। 2 मंथ तक आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट 3 है ना, यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो होते हैं सर पीवाईक्यूज, मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करो, उनको सॉल्व करो, बैठकर खुद से सॉल्व करो, यहां पर वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। अगर आप उत्कर्ष के स्टूडेंट हो तो आपको उत्कर्ष ऐप पर ये सारी चीजें मिल जाएगी और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सारी चीजें वहां पे मैंने बताई थी आपको। एमसीक्यू वहां पर है, एनसीईआरटी वहां पर है, 10 डेज के प्रोसेस वगैरह हर एक कंटेंट वहां पर लिखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर केस स्टडीज भी मिलेगी आपको, काफी सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इवन टीचर भी क्लास के अंदर है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाते हैं, मैं भी वहां पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको वहां पर करवाता हूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना टाइम को थोड़ा मैनेज करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब अगर हम मार्किंग की बात करें, थोड़ी सी मैं मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि जो मार्क्स हैं, अगर मैं सेंट्रल बोर्ड की बात करूं तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे एंड 6 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 34 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। कितने? एज पर द सीबीएसई की बात करूं मैं तो टोटल कितने 34 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने वाला है। और अगर स्टेट बोर्ड की बात करें बाकी तो वो भी आगे पीछे ही रहेंगे हमारे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले एमसीक्यू आ रहे हैं, यहाँ पे एमसीक्यू आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो आपको 50 to 70 वर्ड्स वहां पे लिखने होंगे,
50 to 70 वर्ड्स वहाँ पे लिखने होंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 to 6 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनकी बात करें तो वहाँ पे आपको करीब करीब 100 वर्ड्स के अंदर आंसर देना होगा, 100 और 120 वर्ड्स में आंसर देना होगा। एंड देन लास्ट वन इज 150 to 200 वर्ड्स के अंदर आंसर देना होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपना एग्जाम के अंदर आंसर लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वर्ड्स का भी थोड़ा ध्यान रखना है। कोई बच्चे सोचते हैं बिजनेस स्टडी है तो बिजनेस स्टडी को एसएसटी की तरह लिख देते हैं, तो एसएसटी या कोई हिस्ट्री नहीं लिखनी है बेटा। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। उसके अलावा आपको अपना अलग ज्ञान जो है, अपना एक्स्ट्रा ज्ञान जो है वो वहां पर देख ही नहीं आना है बेटा। तो यहां पे ये चीज याद रखेंगे, एमसीक्यू में तो कोई है ना हमारे पास चॉइस नहीं होती है, एक ही चॉइस है, एक ही चीज है वो अटेंड करनी पड़ती है। बाकी सारे पेपर्स की बात करूं तो एक्स्ट्रा चीज नहीं लिख के आनी है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर लिख के आना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मत लिख के आना। ओके दोस्तों, तो ये चीज रहेगी। 6 मंथ है, अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम मैनेजमेंट करो, केस स्टडी जिसकी आ रही है केस स्टडी पे फोकस करो 1-2 महीने तक, एमसीक्यू पे फोकस करो 1-2 महीने तक, प्रोसेस सारे याद करने हैं आपको, ये चीज क्या ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, तो उस पर भी फोकस करेंगे। क्वेश्चंस बीच में से बनते हैं, आपको पीछे के क्वेश्चंस नहीं देगा, बुक के पीछे के क्वेश्चंस नहीं देगा। जो रेफरेंस बुक्स और बाकी बुक्स को पढ़ रहे हैं तो उनको भी मैं बोल दूं कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग आपको जरूर करनी है दोस्तों। तो वो रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में से क्वेश्चन है ना कहां से उठाएगा, यहां पर हमारे पास आपका जो बोर्ड है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको पता चला होगा कि कहां से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, वो सारी चीजें आपको पता रही होगी। आगे आने वाली और भी वीडियोस होगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। पूरा टाइम मैनेजमेंट पे एक अलग वीडियो लेकर आएंगे और भी ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे कैसे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सो टिल देन यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।